वर्धन डायनेस्टी का एक प्रभावशाली शासक हुआ है प्रभाकर वर्धन, है ना। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और एक बहन थी जिसका नाम था राजश्री। प्रभाकर वर्धन ने राजश्री का विवाह किया कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्धन के साथ, ठीक है ना। कन्नौज उस समय बड़े इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन पर था। प्रभाकर वर्धन की अचानक मृत्यु हुई तो गद्दी पर बिठाना गया राज्यवर्धन, बड़ा भाई था, ज्येष्ठ परंपरा थी, तो गद्दी पर बैठ गया। लेकिन इनके राज्य कन्नौज पर नजर थी शशांक की, बंगाल का, जिसको उस वक्त गौड़ बोलते थे। गौड़ के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त। इनकी नजर थी कि कन्नौज को कैसे भी आधिपत्य मिल लिया जाए, तो इन्होंने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र को उन्होंने ग्रहवर्धन की हत्या कर दी। राजश्री को देवगुप्त ने कैद कर लिया, ठीक है ना। जब राज्यवर्धन को समाचार मिला तो बहन की रक्षा के लिए और कन्नौज की रक्षा के लिए वो कन्नौज की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ गए। हर्षवर्धन की पहली प्राथमिकता थी कि बहन की खोज करना, उसके प्राणों की रक्षा करना और कन्नौज को बचाना। तो हर्षवर्धन ने पहले अपनी बहन को खोजा। एक बौद्ध भिक्षु की मदद से उसने विंध्याचल के पर्वतों पर अपनी बहन को खोज निकाला और उसको सती होने से बचाया। फिर उसके बाद कन्नौज की रक्षा की और इनको भगाया वहां से। कन्नौज का शासन उसने अपनी बहन को सौंप दिया। वो वापस लौट रहा था थानेश्वर, उसकी कैपिटल ओरिजिनल थानेश्वर है। तो राजश्री ने कन्नौज के मंत्रिमंडल ने निवेदन किया कि श्रीमान आप ही कन्नौज को संभाल लीजिए। तो हर्षवर्धन ने इस निवेदन को स्वीकार किया और उसने कन्नौज को ले लिया और उसने अपनी कैपिटल की थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट कर दी, ठीक है ना। इस तरीके से उसने अपनी बहन की भी रक्षा की, कन्नौज की भी रक्षा की और कन्नौज के शत्रुओं को भगाया। ओके, तो यहां से हर्षवर्धन जैसे ही कन्नौज आता है, क्योंकि कन्नौज उस समय एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन पर था और कहते थे कि जो कन्नौज पर शासन करेगा वो पूरा उत्तर भारत पे शासन करेगा। तो कन्नौज मिलने के बाद उसने अपना विजय अभियान चला, लगभग वाकई पूरा उत्तर भारत उसने जीत लिया। लेकिन उससे भी वही गलती हुई जो भोज धारा नगरी के राजा मुंज से हुई। उसने भी नर्मदा नदी को पार कर दिया। नर्मदा नदी एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती थी। हर्ष ने नर्मदा को पार करके दक्कन में प्रवेश करने की कोशिश की साम्राज्य विस्तार से, लेकिन दक्कन में उसको पुलकेशिन द्वितीय ने बुरी तरह हराया। हर्ष ने अपने अभिलेखों में इस पराजय का जिक्र नहीं किया, लेकिन पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख से हर्षवर्धन की पराजय की जानकारी मिलती है। फिर हर्ष ने स्वीकार कर लिया कि नर्मदा नदी मेरी वास्तविक सीमा रेखा है, अब मैं इसके आगे कभी नहीं जाऊंगा। मुंज ने गलती की थी, जिंदा लौट नहीं पाया। हर्षवर्धन ने वो गलती दोबारा नहीं की, ये उसकी महत्वपूर्ण बात थी। तो हर्ष एक काबिल शासक था, एक योग्य भाई था, योग्य पुत्र था। उसमें एक अच्छे इंसान के सभी गुण मौजूद थे। सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर दृष्टि से श्रेष्ठ था। और उसके जीवन में बदलाव तब आया जब एक चीनी यात्री वेंगसांग के संपर्क में आया। वेंगसांग यात्रा करते करते कन्नौज पहुंचा और वेंगसांग से प्रभाव से हर्षवर्धन शैव से बौद्ध हो गया। पहले शैविज्म को फॉलो करता था, अब वो बुद्धिस्ट हो गया। लेकिन उसने बौद्ध होने के बावजूद भी सभी धर्मों के प्रति इक्वल बिहेवियर किया। इवन उसने जो कुंभ मेला आयोजित होता है, कुंभ मेले के लिए उसने बहुत सारी जमीनें दान में दी। नालंदा महाविहार के उसने कई गांव दान में दे दिए कि वहां के राजस्व से नालंदा महाविहार चलेगा। और हर्षवर्धन को इतिहास में इंडियन हातिम ताई के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारत का रॉबिन हुड भी बोल सकते हैं, हातिम ताई भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 5 साल तक जनता से टैक्स वसूल करता था। टैक्स की दरें बहुत ज्यादा नहीं थी, सामान्य कर लेता था। और हर 5वें वर्ष में वो प्रयाग में एक दान समारोह आयोजित करता था, जिसमें पूरा खजाना राजकोष बांट देता था। सब कुछ खत्म हो जाता, फिर भी लोग आते रहते, तो जो कीमती गहने पहना होता था वो भी बांट देता। वो सब कुछ खत्म कर देता था हर 5वें वर्ष में, महादान समारोह। ऐसे ही कन्नौज में वो एक महामोक्ष परिषद का भी आयोजन करता था प्रत्येक 5 वर्ष में, जहां बुद्ध के जीवन की झांकियां निकाली जाती थी। हर्षवर्धन साहित्य का अनुरागी था। उसके दरबार में बाणभट्ट रहता था, जिसने हरचरित, कादंबरी और कई किताबें लिखी। बाणभट्ट का संबंध बदपेश है। सीधी जिले के रामपुर नेकिन में एक गांव है, वहां के रहने वाले थे बाणभट्ट।
हर्ष स्वयं एक महान विद्वान था। उसने 3 किताबें लिखी हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इन 3 किताबों का वो लेखक था। हर्ष के जो पुत्र थे युद्ध में मारे गए थे। 606 में जब हर्ष की मृत्यु हुई तो हर्ष का कोई पुत्र नहीं था जो राजगद्दी को संभाल सके। तो हर्ष की मृत्यु के साथ ही वर्धन डायनेस्टी का खात्मा हो गया और हर्ष की मृत्यु के बाद यही कन्नौज 3 महाशक्तियों का अखाड़ा बन गया। 150 पौने 200 वर्षों तक संघर्ष चला और आखिरी में कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहारों के नियंत्रण में चला गया।